एक अब बात करें अपन स्टेबिलिटी की, ठीक है। देखो बहुत सी बातें हैं, मगर ये चीजें अगर अपन ने पहले पढ़ी होंगी तो आगे अपने को दिक्कत नहीं आएगी, हम जस्टिफाई कर सकेंगे उसको बेटर। जैसे आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई जितना छोटा आयन हो, मतलब कंपैरिजन के लिए कल को आए तो छोटा आयन हो और चार्ज अगर ज्यादा हो, अगर चार्ज बराबर है तो छोटे वाला, ठीक है, और अगर चार्ज जिस पे ज्यादा है तो ऑब्वियसली उस हिसाब से आप जजमेंट करते हो। तो नॉर्मली थ्योरेटिकली कंपैरिजन के लिए आपको यही होगा कि एक चीज आप साफ साफ कंपैरेटिव कर सकोगे। अब बात ये आती है कि इसमें जैसे अपन बात करें, कल को मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं तो मैं आपसे पूछूं कि F नेगेटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस में किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? F नेगेटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि छोटा आयन है, छोटा आयन है, चार्ज बराबर है, तो चार्ज डेंसिटी F नेगेटिव की ज्यादा है। तो एक्वस स्टेट में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पानी के अंदर F नेगेटिव ज्यादा पसंद करेगा रहना या Cl नेगेटिव कंपैरेटिवली? एंथैल्पी ज्यादा, हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक ही होती है। कोई भी आयन चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, वो हाइड्रेट जब होता है, यानी कि उसके चारों तरफ जो है कोई जो वाटर, जैसे अब ये हाइड्रेट होगा तो मैं एक बार वाटर को ऐसे वी शेप बना रहा हूं कि वाटर का नेगेटिव ऑक्सीजन वाले एंड से इसकी तरफ खींचेगा, कैटायन पर वाटर जो है अपने पॉजिटिव एंड से इस तरफ खींचता चला आता है, ये हाइड्रेशन होती है, ठीक है। तो हाइड्रेशन में एक तरह का एसोसिएशन ही होता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो ये जो रिलीज एनर्जी होती है ये कम ज्यादा हो सकती है। वो जजमेंट तो आप कैसे करते हो, आप उसके लिए आप चार्ज डेंसिटी देखते हो, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कराएगा, ज्यादा हाइड्रेट होगा, ओके। मेरा कहने का मतलब ये है, पहले तो आप ये बताओ एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्स है, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। अभी जैसे सिंपल से अपन बात करते हैं, अभी तो खैर सर्दियां ना पता नहीं लगता, गर्मियों में बहुत समझ आता है आराम से। जब फुल गर्मी होती है और यहाँ एसी चल रहा होता है, एसी चल रहा होता है तो आप रिलैक्स होते हैं, एनर्जी कम होती है और आप टिक के बैठे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं। फिर लाइट चली जाती है, उसके बाद आप क्या हो जाता है, आप हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं, छलांगे मारते हैं, सर जाने दो बस बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। तो एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी अगर कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और एनर्जी कम कब होगी, जब वो अपनी एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में रिलीज कर देगा। तो कौन सा आयन एक्वा स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, F नेगेटिव के Cl नेगेटिव? F नेगेटिव। F नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो ज्यादा हाइड्रेट होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। एक्वा स्टेट में एज अ सिस्टम उसकी एनर्जी ज्यादा लो जाएगी, समझ आई मेरी बात? F नेगेटिव ज्यादा हाइड्रेट होगा, ये मानते हो? ज्यादा हाइड्रेट होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग सिस्टम में आ जा सकती है। तो जब सराउंडिंग्स में एनर्जी चली जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी डाउन आएगी तो स्टेबल ज्यादा होगा। तो F नेगेटिव एक्वस ज्यादा स्टेबल होता है Cl नेगेटिव एक्वस के मुकाबले, क्योंकि F नेगेटिव स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि क्या है कि वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा तो स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। ये चीजें अपने अभी आगे। हाँ जी बोलो सर, फिजिकल बॉन्ड की जब फिजिकल बॉन्ड बनते हैं तभी एनर्जी रिलीज होती है? बिल्कुल, देखो एनर्जी के अमाउंट बहुत फर्क होता है। एनर्जी अगर एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो फिजिकल बॉन्ड, ठीक है, उसकी भी मैं अभी बात करूंगा। तो आप एक बात को समझो, मैं आपसे कल भी मैंने बताया था शायद, जैसे वाटर, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये केमिकल बॉन्ड, दिस इज ए केमिकल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट। केमिकल बॉन्ड मेनली आपने तीन तरह के पढ़े, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होते हैं, जैसे दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है इसके पड़ोस में, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है इसके पड़ोस में, जैसे अपन बनाते हैं H2O। तो अब ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव के कारण ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर जनरेट होगा, ये वाला, ये डॉटेड लाइन से जो मैं दिखा रहा हूं, ये वीक होता है कंपैरेटिवली। ये कोई मतलब आप ये कहें कि केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, ये फिजिकल बॉन्ड है, मतलब ये फिजिकल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या होगा, ये आपका जो है, ये वाला जो बॉन्ड मैंने बीच में बनाया ना, ये फिजिकल बॉन्ड है, ये वाला, ये डायपोल, इसको डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं।
और अगर एक चीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे हो तो उसको फिर उस तरह के डायपोल को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। मैं उस पर भी आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या चीजें, क्योंकि मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि 11th के हर उस चैप्टर की बातें जो आपको यहाँ पर पता नहीं चाहिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास जैसे ये डायपोल इंटरेक्शन होता है तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, मगर एक आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड में अगर मान लो 200 किलो जूल रिलीज होती है तो इसमें कोई 50 किलो जूल रिलीज होती होगी, इतना फर्क है। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि एनर्जी रिलीज इज टू लो, लेकिन सॉल्यूशन अगर डिसॉल्व करने की बात करें तो वो एक फिजिकल चेंज है, वो केमिकल की चेंज की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है ना, क्योंकि नमक को अगर पानी में डाला आपने तो नमक ही कहलाता है, वो नमक का एक सोल्यूशन तो NaCl ही होता है, वो कुछ और नहीं बन जाता। वो सोडियम या क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, सोडियम एटम्स या क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स वाली प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, प्रॉपर्टी फिर भी सोडियम क्लोराइड की ही शो करेगा। ठीक है ना, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। हाँ ये बात अलग है, एक केमिकल बॉन्ड जितनी रिलीज नहीं होती। ठीक है, अब अगली चीज क्या आती है इसके अंदर कि जैसे आपने हाइड्रेशन की बात कर ली तो एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम एंथैल्पी थोड़ा पीरियोडिक टेबल पे चलेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है डेल्टा EGH, और एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इन दोनों में पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है पता है? फ्लोरीन की। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है पता है? हैं जी, वो फ्लोरीन की नहीं होती, वो क्लोरीन की होती है। सीजियम। सीजियम, हाँ वो आप ये कह सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है। ऐसा क्यों, ये भी आप समझिएगा ऐसा क्यों। देखिए क्या होता है, ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। ये एक्सेप्शन आपको, जैसे अगर अपन डेल्टा EGH के मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करेंगे, जैसे 17 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप एक बार प्लस माइनस साइन पे ना जाएं, अपन मैं सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा। अभी बढ़ती है, कब होती है ज्यादा, कब होती है जब एटम का नॉर्मली साइज छोटा होता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर कम हो जाएगी। ठीक है ना, मेरी पिछली क्लास में अगर 5 जने बैठे थे तो उसमें क्या था कि मेरे को ये था भी एक जन और आ जाए, मैं ज्यादा एग्रेसिवली अट्रैक्ट करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर मेरी ज्यादा थी। अब अगर 10 जने बैठे तो मेरा उतना मन नहीं करेगा कि और कोई आके बैठे। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये दिस इज व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बड़े एटम्स की कम होती है। मैग्नीट्यूड की बात करें, नेगेटिव बात को पॉजिटिव को उसको अपन दिमाग में ना लगे, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा होनी चाहिए फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन। अगर मैं ग्राफिकली बनाऊं, अगर मैं मान लो जो है एटॉमिक नंबर के साथ और डेल्टा EGH का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो डेल्टा EGH जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वैसे वैसे नीचे जाएगा। सबसे ऊपर कौन होना चाहिए? फ्लोरीन। एक्सपेक्टेड तो ये था, एक्सपेक्टेड था सबसे ऊपर फ्लोरीन, फिर उसके बाद जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। ऐसे एटॉमिक नंबर के साथ ये ग्राफ आना चाहिए था। एक्सपेक्टेड तो ये ग्राफ था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो होता है इसके अंदर वो क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये एक्चुअली फ्लोरीन से भी ऊपर कौन बैठा होता है? यहाँ पर क्लोरीन। ऐसा होता है, और फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ऐसे जाता है। ये जो है ना, क्लोरीन की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। इसका कारण क्या होता है? जैसे आप 17 ग्रुप के मेंबर की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में रेगुलर ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर एक हिकअप है। ये हम किस लिए आया आपके पास? इसका रीजन क्या है वो समझिएगा आप। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, अब फ्लोरीन में जो नया इलेक्ट्रॉन आना है वो 2p में आना है, और क्लोरीन में जो नया इलेक्ट्रॉन आना है वो 3p में आना है। 2p और 3p में क्या अंतर होता है पता है आपको? वो होता है साइज का। 2p ऑर्बिटल से 3p ऑर्बिटल, जैसे अब आप समझो 1s ये होता है तो 2s उससे बड़ा होता है, 3s उससे और बड़ा होता है। ऐसे ही 2p अगर ये है तो 3p उससे और बड़ा होता है, 4p उससे और बड़ा होता है। साइज क्या होता है इन ऑर्बिटल्स का? बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है। अब फ्लोरीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ने एंटर करना है वो एंटर करना है 2p के अंदर। 2p का साइज है कंपैरेटिवली छोटा। ठीक है, जबकि क्लोरीन में एंटर करना है उसने
3p में 3p का साइज है कंपैरेटिवली बड़ा। इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने हैं? इलेक्ट्रॉन 5 इसमें, 1 2 3 4 5 और 5 इसमें, 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियसली नया इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो होता क्या है, इसमें कोई शक नहीं कि फ्लोरीन ही ज्यादा लालची है। ठीक है, मन तो देखो एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मन है, मन तो फ्लोरीन का ही ज्यादा है, लेकिन वहां उसके खुद के मन से कुछ नहीं होता, क्योंकि दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है, जब नया इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पर, एक नया इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पर, वो कहता है नॉक नॉक सर मैं कम इन, सर सबसे ज्यादा फ्लोरीन वाले लालची। ठीक है, वो कहता है आजा भी, कोई दिक्कत नहीं आजा। ठीक है, क्लोरीन वाले में फर्क क्या हो जाता है, फर्क क्या होता है क्लासरूम के साइज का। ठीक है, अब यही क्लास जैसे अपने यहाँ बैठे हुए हैं, खूब सारी जगह है, खुले खुले आप बैठे हैं, कोई अगर नया आता है, मेरा तो एक ही काम है, आजा बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको दिक्कत है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ खूब जगह है। मान लो पीछे छोटा सा एक स्टोर रूम बना हुआ है, अगर हम उसमें बैठे होते तो पहले ही आप टाइट टाइट बैठे होते, परेशानी से बैठे होते, और एक नया स्टूडेंट आता नॉक नॉक, मैं क्या कहता, मैं तो फ्लोरीन आजा। लेकिन उस केस में कौन, किसको दिक्कत होती? आपको। जो प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, उसको आने नहीं देते अंदर, उसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अंदर आने नहीं देते। इस कारण से क्या होता है कि ऑल्दो फ्लोरीन का मन तो ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मन, मन की इच्छा, एब्स्ट्रैक्ट, मन तो फ्लोरीन के ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को लेने का, लेकिन ले नहीं पाता वो इलेक्ट्रॉन। जब सच में लेने की बात आती है इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें क्लोरीन के पास ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है, क्योंकि जो प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बड़ी क्लासरूम में उसका 3p ऑर्बिटल्स में आसानी से इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है। तो ये यहां पर इकअप देखने को मिलता है कि सच में जब इलेक्ट्रॉन, एक तो होता है मन की बात, मन तो फ्लोरीन का ज्यादा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ही ज्यादा होती है, लेकिन जब सच में इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है तो क्लोरीन की इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव अगर अपन बात करें तो क्लोरीन की ही होती है, उसके बाद फ्लोरीन की आती है। दैट इज ड्यू टू द साइज, स्मॉल, वेरी स्मॉल। क्यों ऐसा होता है, ये क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई इट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। ठीक है ना, तो आप कहोगे फिर इसके हिसाब से ब्रोमीन का तो और भी बड़े ऑर्बिटल है, 4p आता है, और भी बड़ी जगह, लेकिन इतना बड़ा ऑर्बिटल हो जाता है कि न्यूक्लियस का ही मन खत्म हो जाता है। वो कहता है तो आने दफा मन है तेरा तो बैठ नहीं, तो कोई बात नहीं, तो वो काफी कम हो जाते हैं। तो कंपैरेटिवली क्लोरीन की इतना ड्रॉप नहीं आता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और गेन करने पर वो गेन कर जाता है, जगह होती है उसके पास बिठाने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर पाता है। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले को रिपेल नहीं करते। तो सच में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में किसकी है, एक्सेप्शनल, वो है क्लोरीन की। ठीक है, अब इसमें बात क्या आती है कि अभी तो चल, अच्छा, तो अब इसमें क्या है कि जो आपके पास जो अपने बात करें इसमें जो है हाइड्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है मैंने आपको बता दिया। और हाँ, अगर इसमें एक चीज सोचें अपने, वो ये होता है कि एक बड़ी चीज होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन। सिंपल, अपन कोई बहुत टेक्निकल में नहीं जाते कि मोल मूल और वो सब। अब एक सिंपल सी बात को अपन सोचते हैं, एक सेकंड में। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा एक चीज इसमें सच में आपको जो बताना सोच रहा था वो ये कि इसी तरह का हिकअप जब आप 16th ग्रुप में आओगे तो वहां पर भी देखने को मिलेगा। 16th ग्रुप के मेंबर्स होते हैं कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। तो उसमें भी यही होता है कि ऑक्सीजन ऑल्दो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा उस पीरियड में, उस ग्रुप में सल्फर की होती है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, फिर सेलेरियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, ऐसे आता है। तो अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में सेकंड मेंबर जो है ना, अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में सेकंड मेंबर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, फर्स्ट की नहीं, क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स जो हैं फर्स्ट ग्रुप के एक्सेप्शनली स्मॉल होते हैं। ठीक है, हाँ, अब जो है अब अपन बात करते हैं, क्योंकि मेरा पर्पस जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं ये बातें बताकर आपको आगे लेके चलूंगा ना, तो शायद कहीं ना कहीं आपके जहन में रहेंगी। तो जब हम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे या बातें आएंगी, तो मैं आपको जब बोलूंगा तो आपको कंपैरेटिवली
कंफर्टेबल समझ आएगा। ये 2-4 अपन 5 लेक्चर ये जो इस तरह के पहले लगा रहे हैं, तो इससे आगे अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी, या कंपैरेटिवली आप ज़्यादा जल्दी आसानी से टैकल कर सकेंगे। तो अब क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं HF, HCl, HBr, HI, समझ आता है मेरा पर्पस इस तरह बनाने का? बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। क्यों बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है? साइज बढ़ रहा है एटम का, तो ऑब्वियसली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा? इसमें से अगर नीचे जाएं अगर अपन, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है? ठीक है, इतना तो लॉजिक अपन अब लगा सकते हैं, डिक्रीज। वैसे तो मैं इंक्रीज डिक्रीज वाला ऐसे एरो लगाता नहीं, पर चलो एक बार अपन समझ ही रहे हैं, कम होती जा रही है। अब इससे होगा क्या? ये टूटेगा कैसे? ये इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं टूटते तो ऐसे ही, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ऐसे ही टूटेगा, सारे बॉन्ड टूटेंगे तो ऐसे ही, एग्री? तो F नेगेटिव या Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव या I नेगेटिव बनेगा और साथ में H पॉजिटिव बनेगा। तो अब इस चीज से एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहना है आपका? इसमें नीचे जाते सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है इसमें से? जो सबसे आसानी से H पॉजिटिव आयंस देगा कौन है? तो इसमें क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना, ये एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाते हुए वो इंक्रीज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा सबसे बढ़िया? रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन फ्लोराइड। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? देखो, व्हाट इज रिडक्शन? 10th क्लास की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, 10th क्लास की डेफिनेशन, ठीक है। एजेंट क्या होता है? जैसे मान लो रेडॉक्स आपने पढ़ा होगा, उसको हम रेडॉक्स क्यों बोलते हैं? उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये प्रोसेस या तो होता ही नहीं, अगर होता है तो साइमल्टेनियस होता है, क्योंकि ये गिव एंड टेक का प्रोसेस है। मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, मैंने आपको दे दिया, तो आप पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और मेरे पर क्या हुआ? रिडक्शन। मेरे पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, आप पे गेन ऑफ ऑक्सीजन। मेरे पास हाइड्रोजन है, मैंने आपको दे दिया, तो आप पर क्या हुआ? रिडक्शन। मेरे पे क्या हुआ? मेरे पे रिडक्शन किसके कारण हो गया? आपके कारण। तो आप क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, आप पर मेरे कारण आप पर रिडक्शन हुआ। दोबारा से चलते अपन, मैंने आपको हाइड्रोजन दिया है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आपको हाइड्रोजन दिया तो मैंने आपको रिड्यूस कर दिया, आप पे रिडक्शन का कारण हुआ मैं, आप पे फिनोमेना हुआ रिडक्शन का, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट मैं कहलाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर जो अपना हाइड्रोजन सबसे आसानी से दे दे वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी? HI की। तो यहां पर एक चीज और आती है कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, कल को ऐसा क्वेश्चन आता है कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो दैट आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी से आमतौर पे आप एक बात समझिएगा, थर्मल स्टेबिलिटी से हमारा यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से मतलब नहीं होता। थर्मल स्टेबिलिटी से हमारा मतलब होता है कि कंपाउंड हीट करने पर डीकंपोज कर जाए, थर्मल डीकंपोजिशन की बात करें, टूट जाए, हाइड्रोजन आयोडीन टूट जाए। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? HF, सबसे ज्यादा HF की है, ठीक है। और सबसे कम किसकी है? HI, क्योंकि सबसे आसानी से बॉन्ड कौन सा टूटेगा? HI का। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। अब देखो आप, एक फिनोमिना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इस पर 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। वो कहता है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अरेंज देम इन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, अरेंज देम इन थर्मल स्टेबिलिटी। तो जवाब का रीजन एक ही चीज आती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बोलो, समझ आती है मेरी बात? अब ये चीजें स्ट्राइक करना, बात समझिए कि थॉट प्रोसेस है ये एक तरह का, इन चीजों को रटा नहीं जा सकता। प्रॉब्लम क्या है इसकी? इनको जो रटा नहीं जा सकता। बच्चे कैसे परेशान होते हैं बाद में, ये रटने की चीज नहीं है, ये एक दिमाग में एक आपके एक इमेजिनेशन चलती है इस तरह की, हाँ ये चीज होनी चाहिए जब, और ये जब प्रॉपर समझ होती है वही है कि जैसे मान लो मैं सोचता हूँ वो तरीका मैं आप तक ट्रांसफर कर सकूँ, वो कोशिश है ना। तो आपको अपने आप स्ट्राइक करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो और भी हो सकते हैं। पी ब्लॉक के अंदर खाली को ये कौन से ब्लॉक, कौन से ग्रुप के मेंबर्स लिए मैंने यहाँ पर, कौन से ग्रुप के हाइड्राइड्स लिए हैं सारे? ये 17th के। यही क्वेश्चन 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स का आ सकता है। 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S,
H2Se Te। अब इनमें भी क्या होगा, अगर नीचे जाएंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। सेम टू सेम वही चीज, समझ में बात को। तो ये इस तरह की चीजें। ऐसे ही 15th ग्रुप की बात करो, 15th ग्रुप में कौन से होते हैं, नाइट्रोजन। उसमें फिर जो वैलेंसी बदलती है तो हाइड्रोजन भी ज्यादा लगेंगे। इनकी वैलेंसी 1 होती है, इनकी वैलेंसी 2 होती है, इनकी वैलेंसी 3 होती है। NH3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आते हैं नीचे। यही 3 ग्रुप्स करने हैं अपने को। 17 ग्रुप करना है, 16 ग्रुप करना है, और जो है आपका ये 15 ग्रुप करना है। चौथा तो 18th है, उसमें कोई वैसे मतलब ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो क्या नोबल गैसेज है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास सेम। अब इनमें किन किन चीज़ों में कंपैरिजन अगला दे सकता है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स के ऑप्शंस अवेलेबल है उसके पास, सवाल पूछने वाले के पास। तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए भाई, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात करिए किसी हाइड्रेट की, तो अपने सोचे से किस तरह की बात करिए। ठीक है, फिर और एक चीज आती है कि ऑक्साइड बनता है। ये तो हाइड्राइड हो गए, जैसे ये तो हाइड्राइड हो गए। जनरल हम वर्ड क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के साथ किसी का कंपाउंड होगा एलिमेंट का तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ अगर कंपाउंड होगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। अब आप मुझे ये बात बताओ, मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, ये बात आप जानते हो। तो एक ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, वो पूछेगा एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज। नीचे जाते हुए मेटल है, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आओगे, मान लो 15 ग्रुप है, मैं पेज नया ले रहा हूं। 15 ग्रुप की अगर आप बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो इसमें नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। नीचे वाले मेटल है, बाकी ऊपर नॉन मेटल। ठीक है ना, नॉन मेटल से मेटल्स की तरफ आप जा रहे हैं, तो इनके ऑक्साइड जब आप बनाएंगे, मान लो मतलब आपके पास N2O5 बनता है, P2O5 बनता है, AS2O5 बनता है, ऐसे जब आप इनके ऑक्साइड्स बनाते हैं तो नीचे सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा इसमें, बिस्मथ वाला, और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऊपर वाला। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको ये जवाब देने इनके आने चाहिए। ठीक है, और भी देखो मैं आप कोशिशें कर रहा हूँ भी, थोड़ा थोड़ा सा एक हम बाउंड्री लाइन बना के चल रहे हैं, तो अब आपको कम से कम एक चीज समझ तो आएगी भी कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है ना, अब आप देखो मोर एग्जैक्टली हम पी ब्लॉक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनके एलिमेंट्स के एग्जांपल से अपन बात को समझ रहे हैं। उसके बाद अगली चीज, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताने की जरूरत है आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझते हैं, कौन कौन से एलिमेंट बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यदि कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें हाइड्रोजन इन एलिमेंट्स के साथ लगा हो तो उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। ये दो तरह का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन अ मॉलिक्यूल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इंट्रामॉलिक्यूलर से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। भाई जैसे अगर आप मान लीजिए, अपन सिंपल सी बात करते हैं, आप जहां मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं, अगर आपका पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ है, अपने पास मित्रता है, तो आपके पूरे मोहल्ले पड़ोस में एका रहेगा। कोई दूसरा आके बुराई करेगा तो पड़ोसी से आपका रिलेशन नहीं टूटेगा। लेकिन एक है कि एक परिवार अपने में ही 4 जने खुश होकर रहते हैं, किसी से मोहल्ले पड़ोस से बात नहीं करते, तो उनका दूसरों से लिंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन अ फैमिली। तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, उससे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। पानी की सुविधा है नहीं बेटा, और खांसना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा ना, खांसने को छींकने को ऐसे पी जाया करो गटक। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें, और वाटर बॉटल अपनी लेकर आया करो। ठीक है, अपने को लगता है कि क्या हम तो बड़े हो गए, हमें क्या खांसी आएगी, आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखो अपना। अब देखो क्या है कि ये इसी तरीके से अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो मैंने लगभग सारे बात बता दी, फिर भी कोई आएगी तो मैं जैसे जैसे आपको समझाता रहूंगा। केमिकल बॉन्डिंग के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर में जो बातें आती हैं, उसमें सिर्फ ये है कि आपको जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ। ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेज होते हैं ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जैसे HCl है, दूसरा HCl है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अगर बात करेंगे तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादातर क्लोरीन के पास होता है। ठीक है, ऐसे। तो ये जो इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव साइन आता है।
तो जब ये मॉलिक्यूल आसपास होते हैं ना, तो इनके बीच में इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होते हैं। ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहलाता है। ये भी एक डायपोल है। डायपोल मतलब दो पोल हो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी डायपोल है। होता तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कोवेलेंट में पोलर कोवेलेंट है। मैंने कल समझाया था ना आपको पोलर कोवेलेंट क्या होता है, जब दो एटम्स ऐसे हो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर हो, तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होते हैं। तो डायपोल डायपोल किस में ज्यादा होगा, HCl में ज्यादा होगा कि HF में ज्यादा होगा? ठीक है, जो फिजिकल बॉन्ड की बार बार हम बात कर रहे हैं ना, ये जो बीच में ये वाले हैं ना, जो ये वाले, ये तो केमिकल बॉन्ड है, ये तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन जो बीच में डॉट डॉट से लगाया है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये फिजिकल बॉन्ड है। ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जिनका केमिकल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब आप समझो कि अगर मैं HCl और आपसे कहता हूं HF, तो किसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा? कौन सा स्ट्रांग होगा? HF वाला। और इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड पर्टिकुलरली तब बनता है जब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन या ऑक्सीजन या अपना तीसरा नाइट्रोजन लगाओ, वरना है तो एक तरह का डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। दूसरा इसमें जैसे आता है अपने अगर बात करें वैसे डायपोल इंड्यूस डायपोल वो करने की जरूरत नहीं है। तीसरा आता है इसमें जैसे लंदन फोर्सेस बोलते हैं उसको। लंदन फोर्सेस क्या होता है कि जब नॉन पोलर चीजें होती हैं उनके बीच में होता है, और ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करती हैं। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होने पर वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरेक्शन के लिए जगह ज्यादा मिल जाती है उनमें। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ये अट्रैक्शन के बढ़ जाते हैं। बेसिकली लंदन फोर्सेस की हम बात करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, नॉन पोलर स्पीशीज में हम इस तरह की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। और एक इसमें आता है जो अलग टाइप का, वो मैंने आपको बताया जैसे हाइड्रेशन, उसको बोलते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन डायपोल कैसे भी एक आयन होता है और दूसरा डायपोल होता है, तो इसको बोलते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन, जो हाइड्रेशन कहलाता है इस तरीके से। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात होती है, तो वो जब जैसे आएगी अपन बात कर लेंगे। हाँ, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है जैसे अपने जब अपन पी ब्लॉक करते हैं, तो जैसे एक होता है NH3, एक होता है PH3। ये अमोनिया और PH3 कहलाता है फॉस्फीन। अगर आप पानी में से, जैसे पानी भर रखा है आपने, और फॉस्फीन को एक स्ट्रॉ के थ्रू या ट्यूब के थ्रू उसमें बबल करते हो, तो फॉस्फीन के आपको बबल्स निकलते हुए नजर आते हैं। लेकिन यही काम जब आप अमोनिया के साथ करते हो, अमोनिया ऐसे इसमें जब आप बबल करते हो, तो आपको कोई बबल नजर नहीं आते इसके अंदर। क्या लॉजिक लगाओगे इसके पीछे? आई रिपीट, फॉस्फीन को पानी में से जब पास करते हैं तो आपको बबल्स नजर आते हैं फॉस्फीन के, लेकिन अमोनिया को पानी में से पास करते हैं तो बबल्स नजर नहीं आते आपको। सर अमोनियम बन जाता है, वो उसमें डिजोल्व हो जाता है। अमोनिया वाटर के साथ बहुत इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और अमोनिया भी, है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है कि अमोनिया बहुत इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाता है, जबकि फॉस्फीन में ऐसा कोई इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता, तो वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलेगा तो बबल्स आपको नजर ही आएंगे। है सिंपल सी बात, बट पिन पॉइंट स्ट्राइक करना जो है ना, वो बहुत जरूरी है। तो ये जब सवाल आएगा तो आपको वहां पर अगर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दिया, तब तो आपने सवाल का आपको आंसर, मतलब आपको नंबर मिल जाएंगे, वरना कुछ भी कहानी लिखते रहो आपको मार्क्स नहीं मिलते। क्या बताया मैंने? मुंह ढकने वाली बात तो की है तुमने। क्या बताया? ठीक है, चक्की बदलो, आप चक्की बदलो, चेंज द चक्की। जिसका आटा तू खाता है ना, उसमें कुछ है, नींद ज़्यादा आती है ना? क्यों? या फिर नींद पूरी लिया करो रात को, पढ़ाई की टेंशन मत लो, सो 10-12 घंटे की आ गई। ठीक है, तो ये तेरे को ऐसा करते हैं, तेरे को अभिषेक के पास बिठाते हैं कल से, वो तेरा मन लगाए रखेगा। क्यों अभिषेक, है ना? वो मेरे से ज़्यादा एंटरटेनिंग है वो। ठीक चलो, तो मैं ही भूल जाता हूँ क्या बता रहा था। ठीक है, चलो, तो अब देखो
ये इस तरह की चीजें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस, इस तरह की बातें आपको जो है आनी चाहिए। जैसे वाटर जो है, वाटर H2O और इसका नेक्स्ट मेंबर होता है H2S, किसका मोलर मास ज्यादा है? H2O का मोलर मास ज्यादा है H2S का? है H2S ऑब्वियसली। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है, फिजिकल स्टेट जो है वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाता है। लेकिन H2S भारी होने के बावजूद रूम टेम्परेचर पे H2S गैस होती है, जबकि वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। वाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं। H2S में इतनी स्ट्रॉन्ग जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो वो दूर दूर रहते हैं, वो गैसियस स्टेट में होता है। यानी किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? H2S और H2O में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? H2S का बॉइलिंग पॉइंट कम है। देखो एक और बात होती है, जैसे आप किसी लिक्विड को डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज अ लिक्विड और व्हाट इज अ सॉलिड और व्हाट इज अ गैस? कितना? एक सिंपल सी बात होती है कि अगर कोई चीज रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। आयरन है, मान लो सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। कोई 1000 डिग्री 2000 डिग्री पर जाकर वो मेल्ट करेगा और फिर और ज्यादा पर कहीं हम उसका वेपर बना सकेंगे। ठीक है, कोई चीज अगर गैस है इस टाइम रूम टेम्परेचर पर, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। अगर इस टाइम ऑक्सीजन इस टाइम गैसियस स्टेट में रूम टेम्परेचर पर, इसका मतलब इट हैज ऑलरेडी बॉइल्ड ऑफ, उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है। तो बहुत लो टेम्परेचर पर इट ऑलरेडी बॉइल्स। अगर आपको लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए तो आपको और भी बहुत ठंडा टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बॉइल्ड ऑफ। ठीक है ना? और जो इस रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, जैसे वाटर, उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, इसलिए वो मेल्ट कर गया। 25 डिग्री रूम टेम्परेचर मानते हैं हम आइडियली, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए वो लिक्विड मिला। लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, इसलिए वो लिक्विड है। तो इन चीजों को आप समझो कि कोई चीज के जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, वो बॉइलिंग और मेल्टिंग इन चीजों के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, उतना ज्यादा मुश्किल से बॉइल ऑफ होगा या मेल्ट करेगा। कम होंगे तो आसानी से जो है फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपकी जैसे केमिकल बॉन्डिंग की हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग की बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, मतलब सारी बातें समेटना ही मुश्किल है, और जब हम करेंगे तो आएगा। अब देखो स्टेट्स ऑफ मैटर की भी बात हो गई, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। हर वो चैप्टर जो 11th से पढ़ा हुआ है लगभग कहीं कुछ टांग पूछ रखती है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो एंथैल्पीज ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं वैसे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी रिएक्शन में एंथैल्पी नेगेटिव होती है तो वो रिएक्शन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। मैंने आपको बताया था सिस्टम में बैठ के सोचो। थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक साइंस सोचने किसी भी क्वांटिटी के, हीट के, इंटरनल एनर्जी के, वर्क के, तो आपको सिस्टम में बैठ के सोचो। सिस्टम को घाटा तो साइन नेगेटिव आएगा, सिस्टम को मुनाफा फायदा तो साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना? थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा? जब प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव कब होगा? जब सिस्टम को फायदा होगा। हीट जब एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, वर्क पॉजिटिव कब होगा? वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स ऑन द सिस्टम होगा। काम करना पड़ जाए अपने को तो वर्क डन नेगेटिव होता है। ठीक है, एनर्जी का लॉस हो तो क्यू नेगेटिव होता है, डेल्टा यू नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा अगर, तो डेल्टा एच नेगेटिव, और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ये बात आपको साइन के हिसाब से याद रखनी है। थर्मोडायनेमिक्स में उससे ज्यादा मुझे अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा कि कुछ और जरूरत है। इसके बाद बात करते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर की। इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो जिसकी एप्लीकेशन हमें यहाँ पर पढ़ सकती है वो है ली शैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब हम पढ़ें तो आप ये ना बोलो ये तो मुझे पता है, इनका ध्यान नहीं था, तो कम से कम ये हम एक बार तो रिकॉल करके चले। इक्विलिब्रियम में ली शैटलियर प्रिंसिपल था, ध्यान आपको किसी को क्या था ली शैटलियर प्रिंसिपल? टेम्परेचर बढ़ेगा तो आग बढ़ेगी, अगर एक्सोथर्मिक होगी रिएक्शन तो मतलब कोई भी फिजिकल चेंज करेंगे तो या तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी या रिएक्शन पीछे आएगी। फिजिकल चेंज करेंगे तो मतलब कंडीशंस में। अब आप समझिएगा, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये है ली शैटलियर प्रिंसिपल।
ठीक है, इन सब चीज़ों की अपने को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये प्रिंसिपल क्या है, जैसे क्या होता है कि जैसे कोई रिएक्शन रिवर्सिबल टाइप का होता है ना अगर, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं करता। यहाँ बनने वाले सी और डी हमारे काम की चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़्यादा बन ही नहीं पाते, क्योंकि ए और बी से वापस वो सी और डी रिएक्ट करके वापस ए और बी बना लेते हैं। तो ली चैटलियर ने हमें कुछ बताया कि अगर हम एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गए, इक्विलिब्रियम को जैसे मैं ऐसे समझाता होता हूँ भाई, एक तो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल को ऐसे समझें कि एक वेसल है, उसमें टैप लगा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब टैप खोल दिया तो क्या होगा, टैप खोलने पर क्या होगा, ये सारा का सारा पानी जो है यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ठीक है, सारा का सारा पानी नीचे वाले वेसल में आ जाएगा। ये समझ लो रिएक्टेंट का वेसल था और ये प्रोडक्ट का था। तो रिएक्शन से पहले सारे रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट नहीं था। रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट खत्म हो गया, प्रोडक्ट बन गया सारा। अब वापस अगर बनाना है रिएक्टेंट, मुश्किल है, अपने आप तो जाएगा नहीं, आपको यहाँ से बीकर उठा के वापस कुछ और नाटकबाजी करनी पड़ेगी। तो ये इरिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन होता है। नॉर्मली इसको जैसे अपन लिखते हैं A+B, तो एक सिंगल एरो दिखाते हैं। रिवर्सिबल को समझना है तो एक इस तरह के एनालॉजी से समझो आपकी, जैसे एक इस तरह का वेसल है, ठीक है, ये लिम्ब रिएक्टेंट मान लो, ये लिम्ब को आप प्रोडक्ट मान लो, यहां पर बीच में मैंने पार्टीशन लगा रखा है, इधर मैंने पानी भर रखा है। अब मैंने मतलब पहले रिएक्टेंट तो ही, प्रोडक्ट नहीं है। अब मैंने क्या किया, पार्टीशन हटा दिया, तो क्या होगा, सारा पानी पी की तरफ आ जाएगा? नहीं, सारा पानी पी की तरफ नहीं आएगा। क्या होगा कि यहां से पानी उधर पी की तरफ जाएगा जरूर, लेकिन कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों तरफ का लेवल बराबर नहीं हो जाता। तो जब दोनों तरफ लेवल बराबर हो गया तो आर से पी और पी से आर में पानी जाना आना बंद हो गया? नहीं, जाना आना बंद नहीं हुआ। जितनी तेजी से वो फॉरवर्ड जा रहा है उतनी तेजी से बैकवर्ड आ रहा होता है। दिस इज व्हाट यू कॉल अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को डायनामिक बोलते हैं, मतलब मोशन में ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुक गया, लेकिन स्पीड जितनी फॉरवर्ड होती है उतनी बैकवर्ड वो बराबर हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बराबर होता है, तब उस स्टेट को आप क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है कि जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो हमारे काम की चीज होती है, लेकिन वो बन ही नहीं पाता पूरा जितना हमें चाहिए। तो ली चैटलियर ने जो सिद्धांत दिए, जो प्रिंसिपल दिया, उससे उसने हेल्प करी हमारी कि कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए आप रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वो जो फैक्टर्स इस पे डिपेंडेंट होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं इधर एक गिलास पानी ऐड करता हूं, तो क्या होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड, पानी इधर से आर से मैं इधर लेवल बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन होगा क्या, लेवल दोबारा गिर जाएगा, क्योंकि वो पानी पी की तरफ जाएगा। अगर मैं इधर से एक गिलास निकाल लेता हूं, तो मैं इधर का लेवल गिराना चाहता था, लेकिन क्या होगा, इधर का लेवल दोबारा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोबारा पानी इधर से इधर आएगा। ये सिर्फ एक एनालॉगी कोई रियल लाइफ सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लेते हैं। एग्जैक्टली ये कोई रिवर्सिबल रिएक्शन से मतलब नहीं है इसका, लेकिन इससे समझ आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो, जैसे ऑर्गेनिक में भी कई जगह पर है, उसमें ना ये बात जरूर लिखी होती है कि हम ऐसा मैकेनिज्म सेटअप करते हैं जिसमें कंटिन्यूस रिएक्टेंट ऐड करते रहते हैं और प्रोडक्ट को निकालते रहते हैं उसमें। उससे क्या होता है, रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड करता रहता है। साथ साथ अगर प्रोडक्ट को आप निकालने का कोई मैकेनिज्म सेट कर दो तो रिएक्शन जो है आगे फॉरवर्ड प्रोसीड करता जाएगा। एक बात ये तो हुई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है, अगर आपके पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में कोई चीज गैस है, तब आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज प्रेशर। अगर आपके रिएक्शन में सारी चीजें या तो सॉलिड है या एक्वस है, लिक्विड है, तब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल देसी भाषा में क्या था, उसने बताया कि अगर आप एक रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में है उसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है ताकि आपके लाए हुए चेंज को वो कैंसिल आउट कर सके, नलीफाई कर सके। यानी टेक्निकली अगर अपन बोले, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ वी मॉडिफाई द कंडीशंस सच एज कंसंट्रेशन और टेम्परेचर और प्रेशर एक्सेट्रा on a reaction which is in a state of equilibrium, then the equilibrium shifts in that direction so as to nullify the effect of the change. माने रिएक्शन उस डायरेक्शन में चले जाएगा ताकि आपके लाए हुए चेंज को वो खत्म कर सके। जैसे मैंने रिएक्टेंट साइड में पानी का एक गिलास ऐड किया, मैं इधर लेवल बढ़ाना चाहता था, इधर का लेवल गिर गया, रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड चला गया इधर का लेवल गिरा के दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। उधर से मैंने प्रोडक्ट साइड से पानी का एक गिलास निकाल दिया मान लो, तो मैंने तो उधर का लेवल गिराना चाहा,
लेकिन पीछे रिएक्टेंट साइड से और पानी आके लेवल को दोबारा बराबर करता है। तो इस तरीके से यही चीज है। तो अब प्रेशर की बात, कंसंट्रेशन की बात होगी कि भी रिएक्टेंट ऐड करते रहो और प्रोडक्ट निकालते रहो ना किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कंटिन्यूसली, तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाती रहेगी, एक बात। दूसरा मेजर क्या होता है कि अगर प्रेशर, अगर गैसियस कोई चीज हो, चाहे एक भी चीज गैसियस हो, तो हम उस रिएक्शन में हम, और रिवर्सिबल हो तो हम उसमें उसको उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? वो कहता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगा जहां टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लो, टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स लो होते हैं, जहां पर वहां पर वो रिएक्शन शिफ्ट करेगा। अब जैसे हेबर्स प्रोसेस होता है, हेबर्स प्रोसेस हमारे पी ब्लॉक में आएगा। हेबर्स प्रोसेस क्या बनाने का काम आता है? अमोनिया, है ना? तो पढ़ा होगा आपने, अमोनिया बनाने का काम आता है नाइट्रोजन जो कि गैस होती है प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि गैस होती है। इसकी प्रॉब्लम होती है, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, प्लस गिव्स 2NH3 गैस होती है। तो आपसे सवाल ये जो आते हैं एग्जाम्स में, उसमें पूछा जाता है हेबर्स प्रोसेस में प्रेशर की कंडीशन क्या फेवरेबल रहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बना सके। कम प्रेशर पे इसको कराएं या ज्यादा प्रेशर पे? इट शुड बी कैरिड आउट एट अ हायर प्रेशर और एट अ लोअर प्रेशर so that you get the maximum amount of ammonia through this reaction. High pressure. Anyone? क्या कहा ली शेटलियर ने? प्रेशर यदि बढ़ाओगे तो वहां शिफ्ट होगी जहां गैसियस मोल्स, टोटल गैसियस मोल्स कम है। इसमें अगर अपन बात करें टोटल गैसियस मोल्स इस साइड कितने हैं? 4, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के। इधर गैसियस मोल्स कितने हैं? 2। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो जहां गैस के मोल्स कम है वहां जाएगा। तो इसको हाई प्रेशर पे कराऊं ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए कि लो प्रेशर पर? हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पे कराऊंगा तो जहां अमोनिया की तरफ ज्यादा जाएगा, मेरे को अमोनिया बनानी है ना। तो ली शेल्टर प्रिंसिपल के हिसाब से हमें पता लगता है कि अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया की सिंथेसिस के दौरान दिस रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट एट ए हाई प्रेशर। ठीक है। तीसरी चीज आती है टेम्परेचर। ठीक है, कंसंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं आता, प्रेशर की बात आती है तो प्रेशर भी सिर्फ और सिर्फ उन केसेस में आता है जिनमें गैसियस मोल्स हो। ठीक है, अगर दोनों तरफ गैसियस मोल्स बराबर ही हो तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर का। तीसरी आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, वो ये कहता है भी कोई रिएक्शन मेरे लाए हुए चेंज को कैंसिल आउट करे। मान लो ए से बी जब बनता है ना, साथ में हीट रिलीज करता है। एक कंटेनर के अंदर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, ये A प्लस बी गिव्स हीट, तो इसका अंदर रिएक्शन कैसा हो? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है, आगे जाने के लिए एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करता है, गर्म हो जाता है कंटेनर। मैं इस कंटेनर को फ्रिज में रख देता हूं। ठीक है, मैं इस रिएक्शन इस कंटेनर को जिसमें रिएक्शन हो रहा है उसको फ्रिज में रख देता हूं। तो मेरा टारगेट क्या है? कंटेनर को ठंडा करना, और रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाएगी ताकि मेरे लाए हुए इफेक्ट को वो कैंसिल आउट कर सके। तो वो क्या होगी? गर्म किस डायरेक्शन में होगी? फॉरवर्ड जाने के लिए। तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होती है वो लो टेम्परेचर्स पर ज्यादा फॉरवर्ड जाती है। जैसे रिएक्शन की बात ना करके, जैसे फिजिकल चेंज की बात बताता हूं। जैसे आप क्विक लाइम को पानी में डिसॉल्व करते हो, जो ये चूना लगाते हैं दीवारों पर, आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसको हम ठंडे पानी में मिलाते हैं। ठंडे पानी में ज्यादा आसानी से सॉल्युबिलिटी उसकी आ जाती है क्योंकि वो ज्यादा आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। लेकिन नमक, खाने वाला नमक जो होता है, पानी में डिसॉल्व कर दिया आपने, सैचुरेटेड बना लिया, अब उतने ही पानी में और नमक डिसॉल्व करना, तो क्या करोगे आप? गर्म करो, क्योंकि पानी में नमक का डिसॉल्व करना वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक, मैं उसको गर्म करूंगा तो ठंडा होने के लिए और ज्यादा वो और ज्यादा मतलब जो है डिसॉल्व होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसका मतलब क्या हुआ? ली शेटलियर प्रिंसिपल ये बताता है कि टेम्परेचर के हिसाब से अगर देखें, अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सो का मतलब डेल्टा एच विल बी व्हाट? पॉजिटिव और नेगेटिव? डेल्टा एच नेगेटिव, या आप इसको कह सकते हैं डेल्टा एच विल बी लेस देन 0। ठीक है ना? तो उस केस में दिस रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। ठीक है ना? ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, बस प्रोसेस वाला कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर्स पर होता है। हालांकि होता 700 केल्विन पर है, आपको 700 केल्विन तो बहुत होता है, बट नॉर्मल रिएक्शंस के हिसाब से अगर तो कंपैरेटिवली ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता ये। ठीक है, उसके बाद अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडो का मतलब क्या होगा? डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव।
या इसको ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 जो कि पॉजिटिव है। तो ऐसी रिएक्शन को जब हम कैरी आउट करेंगे तो दिस विल बी कैरीड आउट एट ए हाई टेम्परेचर। एंडोथर्मिक है, हीट ले रहा है, मैं अगर गर्म करूंगा तो ये और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा ठंडा होने के लिए और फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम का एक तो ये पार्ट आता है अपने पास। एक आता है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं? ठीक है, थोड़ा सा आप यही है, मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि इनकी रिकॉर्डिंग्स भी देख लेना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें एक बार में, एक दिन में आप काफी सारी चीजें लेके जा रहे हैं, बट कोई इलाज भी नहीं है इस चीज का, क्योंकि ये चीजें वैसे तो सारी पड़ी हुई हैं। ठीक है, एक होता है क्राइटेरिया टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। बेचैनी हो रही, घड़ी देख रहे हैं हम पर हैं? ठीक है, तो एसिड की स्ट्रेंथ अगर अपने बात करें पीरियड में और ग्रुप में अलग अलग होती है। जैसे पीरियड में अगर अपन चलते हैं, जैसे हाइड्राइड, हाइड्रोजन वाले एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे ना, जैसे बोरोन का हाइड्राइड, कार्बन का हाइड्राइड मीथेन होता है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड, ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O होता है, और फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इधर से इधर जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आप क्या कहते हैं? इंक्रीज करेगी एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, यहां पर आप क्राइटेरिया क्या लेते हैं? जब आप एक पीरियड में कंपेयर करते हैं तो किस पर्टिकुलर बेसिस पर आप ये अपना डिसीजन देते हैं? दैट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, डेल्टा का। यानी कि ये क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होगा, अब आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ फ्लोरीन, हाइड्रोजन की तो फिक्स है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जो है डेल्टा का है, मतलब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर तो HF में। लेकिन जब आप एक ग्रुप के एलिमेंट्स देखते हो, ग्रुप में जैसे आप देखते हो, जैसे HF, HCl, HBr और HI, जब आप एक ग्रुप में चलते हो तो यहां पर एसिड स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ती है। मतलब ये डेल्टा का जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में अंतर होगा उतना स्ट्रांगली एसिडिक होगा। इधर एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इधर क्राइटेरिया क्या है ये तो मैं भी आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इधर क्राइटेरिया जो है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्स होती है। जितना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा एंथैल्पी जितनी कम होगी, ठीक है ना, स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो ग्रुप में और पीरियड में अलग अलग क्राइटेरिया लेकर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो HF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है यहां पर। अगर आप पीरियड में बात करें तो HF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, फ्लोरीन सबसे छोटा है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सबसे छोटा, साइज छोटा होता जाता है। तो बॉन्ड लेंथ यहां पर क्राइटेरिया नहीं होता। यहां पर क्राइटेरिया जो लेते हैं आप डिसाइड करने के लिए, अगर पीरियड के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, लेकिन अगर ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं तो तब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। समझ आती है मेरी बात? 5 मिनट और ले लूं आपके? ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं जितनी जल्दी अपन कोर कंटेंट पे आगे बढ़े उतना अच्छा। बुक 1 के यानी 11th की बुक 1 के कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए। बुक 2 पर आते हैं। बुक 2 में पहला चैप्टर पढ़ता है रेडॉक्स रिएक्शंस। लाइट चली गई क्या? ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शंस में कुछ एप्लीकेशंस यहां पर आते हैं। रहने ही देना, आज इतना बहुत ओवर हो जाएगा ना, फिर समझ ही नहीं आया, फिर फायदा क्या। तो रेडॉक्स की और कुछ बातें और हैं तो फिर कल और करेंगे, मंडे से फिर अपन कोर कंटेंट में इसमें चैप्टर में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो एक मिनट सर
2 मिनट रुकना पड़ेगा, वो अभी शोर होगा। 2 मिनट होल्ड करो।